हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद ऑन क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। आइए देखते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर कौन सा है? 10 है। इसमें हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव वैसे ये होता क्या है इलेक्ट्रोड विभव? तो हम आपसे बता दें, इलेक्ट्रोड विभव किसी एक सेल का भी हो सकता है। कंप्लीट सेल का अगर होगा तो वो इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। लेकिन अगर किसी अलग अलग सेल का लिया जा रहा है, यानी दो अर्ध सेलों का लिया जा रहा है, कैथोड का अलग लिया जा रहा है, एनोड का अलग लिया जा रहा है, तो भी हो सकता है। होता क्या है वो आप ध्यान दीजिएगा। कभी अगर किसी पात्र में हम कोई वैद्युत घट लेते हैं और उसमें उसी धातु का क्या करते हैं, हम रॉड अगर डुबोते हैं, छड़ डुबोते हैं, तो इसके मध्य, इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के रिलीज होने या एक्सेप्ट होने, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग या इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रोसेस चलती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। और ये किनके बीच होता है? तो ये जो वैद्युत घट है इसी के आयनों के बीच। जैसे जिंक की अगर रॉड है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का क्या होगा, क्या भरा होगा, विलयन भरा होता है। SO4 माइनस में जाएगा, ये जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, रिलीजमेंट होता है। और यही रिलीजमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसी तरह से ये ऑक्सीकरण के लिए हो जाएगा। तो अगली जो प्रोसेस आ जाएगी वो किसके लिए हो जाएगी, वो एनोड के लिए। अगर सॉरी ये कैथोड एनोड हो जाएगा। एनोड अगर ले रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो क्या होता है, एनोड होता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो क्या होता है, कैथोड होता है। ये आपको ध्यान रखनी है बातें। और यहाँ पर अगर वैद्युत घट ले रहे हैं और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इसमें कॉपर की जिंक डुबो रहे हैं, कॉपर की धातु डुबो रहे हैं, छड़ डुबो रहे हैं Cu की, और यहाँ पर भर रहे हैं क्या, CuSO4। तो यहाँ पर जो इनके बीच में जो विभव उत्पन्न होगा इनके आयनों के मध्य, वो विभव क्या कहलाएगा, वो वैद्युत सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऑक्सीकरण तथा अपचयन के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, ये प्रोसेस क्या है? तो मैंने कहा किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने या ग्रहण करने की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है। तो विभव क्या होता है और ये कैसे होता है? तो मैंने कहा विभव जो होता है वो एक इलेक्ट्रोड से अगर दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी जिस पर इलेक्ट्रोड अधिक होंगे उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, और जिस पर इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसका इलेक्ट्रोड विभव कम होता है। और क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं ली गई हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा वो कैसा हो जाएगा, एकल इलेक्ट्रोड विभव होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोड विभव एकल इलेक्ट्रोड विभव होगा। अगर इसको हम अर्ध सेल के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, अर्ध सेल के लिए ले रहे हैं के लिए, तो यही विभव क्या कहलाएगा, ये अर्ध सेल विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्ध सेल विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। और मैंने कहा अर्ध सेल दो होती हैं, क्या होती हैं, कैथोड और एनोड होती हैं। तो ये होती है एनोड होती है और एक होती है कैथोड। तो ये एनोड और जो कैथोड होती हैं, तो इनके लिए सेल विभव जो होता है वो अलग अलग चलता है। अब एनोड के लिए क्या होगा, एनोड के लिए क्या होगा और कैथोड के लिए क्या हो जाएगा। तो एनोड पर अगर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है क्रिया, और कैथोड पर क्या हो रही है, अपचयन हो रही है, अपचयन क्रिया हो रही है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड होगा वो इन्हीं के नाम से जाना जाएगा। ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव
और यहाँ पर जो अपचयन क्रिया होगी उसमें जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना होता है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। और एक चीज, इन्हीं को अगर हम चाहें तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है उसको देखिएगा। अगर हम एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें ई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब बात आती है एनोड की तो उसे ई रेड से और ई ऑक्स से और या फिर ई एम और एक ऊर्ध्वाधर रेखा उसके बाद एम प्लस प्लस, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं अगर कैथोड की है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई रेड से या फिर ई एम प्लस प्लस और एम प्लस से, तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा, इन दोनों को देखिएगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर लेते हैं पूरे पर, फिर से देखिएगा। अगर हम बात करें इधर एनोड है इसका विभव क्या होगा, और इधर क्या है कैथोड है तो इसका विभव क्या होगा। अब वैसे आपको पता है एनोड पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और यहाँ पर प्लस चार्ज होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इसका जो इलेक्ट्रॉन विभव होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण होता है, ये आपको पहले बता चुके हैं। और ये यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन की क्रिया होती है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, अपचयन की क्रिया होती है। तो इसके ई को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ई को ई ऑक्सीडेशन से और इसके ई को ई रेड से यानी रिडक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर इसके अलावा हम ई एम, क्योंकि एम जो है वो धातु है और ये टूटेगा धातु आयन में, तो एन प्लस कह सकते हैं, एन प्लस एम एम एन प्लस ये हो सकता है। या फिर इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो ई यूज करेंगे और इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अगर ऐसे यहाँ लिख चुके हैं रिडक्शन, अगर यहाँ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर m प्लस कितने n प्लस और एक सिंगल ऊर्ध्वाधर रेखा रखेंगे, उसके बाद फिर m लिखेंगे। तो ये अपचयन को बताता है, ये क्या बताता है, अपचयन को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, ऑक्सीकरण को बता रहा है। तो चाहे आप यहाँ पे ऑक्सीकरण लिख दीजिए या फिर यहाँ पर रिडक्शन लिखा हुआ है तो इस तरह रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये दोनों को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव। और इसको क्या कहते हैं, अपचयन विभव। तो ये दोनों अर्ध सेल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन सेल या एकल इलेक्ट्रॉन विभव का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो सेल बनेगी उसी का जो विभव होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड विभव होता है। विभव क्या होता है ये आपको पता है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विद्युत ऊर्जा का अंतर होता है, या ये कह लीजिए कि आवेशों का जो अंतर होता है, विभवांतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस सेल का या उस इलेक्ट्रोड के लिए लेंगे तो इलेक्ट्रोड विभव, अगर सेल के लिए ले रहे हैं तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और यही इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो किसी रासायनिक सेल के लिए के ईएमएफ के लिए जिम्मेदार होता है, ईएमएफ के लिए जिम्मेदार होता है। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। जो विभव होता है वही किसी सेल के ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी आपको ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड पर कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रोड देखिएगा, और हम इलेक्ट्रोड यहाँ पे अगर देखें तो 3 प्रकार के इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। कौन कौन से बना सकते हैं उनको भी देखिएगा। तो हम अगर बात करें 3 हम इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, 3 इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, और इन तीनों इलेक्ट्रोडों में अलग अलग प्रोसेस दिख रही है। एक यहाँ पर भी वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है, यहाँ पर भी वैद्युत अपघट्य और छड़ डूबी हुई है। तीनों में इलेक्ट्रोड विभव मैंने पूरा इलेक्ट्रोड बना दिया है। ये वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है और इसमें एक धातु की कोई छड़ डूबी हुई है। अब इस छड़ के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकती है कंडीशन। अगर हम बात करें इसमें अगर इलेक्ट्रोड विभव इसका क्या है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है यानी धातु आयन बन रहे हैं और उसके बावजूद कोई क्रिया नहीं हो रही है, ना ही इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं और ना ही दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने कहा धातु आयन तो बन रहे हैं, धातु आयन बनते हैं, लेकिन इसमें ना ऑक्सीकरण क्रिया होती है ना ही अपचयन, ना ऑक्सीकरण ना ही
अपचयन। अपचयन, अगर इन दोनों में से कोई एक क्रिया नहीं हो रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, शून्य इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं ना ही दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो शून्य होने के कारण इनका आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों का नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे सेल को क्या कहते हैं, नल इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, नल इलेक्ट्रोड या शून्य इलेक्ट्रोड कहते हैं। शून्य इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, शून्य इलेक्ट्रोड। शून्य इलेक्ट्रोड, या इसी को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, नल इलेक्ट्रोड। NULL इलेक्ट्रोड, ELECTRODE इलेक्ट्रोड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे धातु आयन बन रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पर जिंक ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, जो भी धातु लेंगे, अगर धातु ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन धातु आयन बने और इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ये आप देखिएगा, ऑक्सीकरण, ना ही ऑक्सीकरण हो रहा है ना ही अपचयन, तब की कंडीशन है। और यहाँ पर क्या है, धातु आयन भी बन रहे हैं। यहाँ मैंने कहा ये वैद्युत अपघट्य होगा, वैद्युत अपघट्य, अपघट्य। और यहाँ पर क्या होगा, ये धातु क्षरण होगी, धातु क्षरण होती है। तो इन दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है, सभी में ये कंडीशन चलेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर इलेक्ट्रोड विभव में धातु आयन बने और इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ यानी ऑक्सीकरण हुआ, यानी ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, अगर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है तो इसको, तो ऑक्सीकरण होगा तो मैंने कहा ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसे किससे लिखते हैं, EOXI से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको EM, क्योंकि धातु है और ये किसमें बदलेगी, धातु प्लस प्लस यानी आयनिक रूप में बदल जाएगी तो N प्लस लिखते हैं। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैंने पहले बता रखा है। और ये दूसरी है, यहाँ पर अगर धातु क्या हो रही है, यहाँ पर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रही है, धातु इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो त्याग हो रहे हैं, तो ऊपर की ओर दिखा रहे हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ग्रहण होंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ग्रहण होते हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और अपचयन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, अपचयन विभव कहेंगे। अगर अपचयन हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, अपचयन, अपचयन विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। और इसको लिखते हैं E रेड से, रेडॉक्स, रिडक्शन कह सकते हैं, रिडक्शन। और या फिर इसको EMN+/M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाता है इसका मेथड। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विभव आपको समझ में आ गया होगा। ये तीन शर्तें हो सकती हैं। पहली शर्त क्या हो सकती है, पहली शर्त है कि या तो इसमें कोई क्रिया ना हो रही हो, ना ऑक्सीकरण हो रहा हो, ना अपचयन हो रहा हो, तो इसका नाम क्या रखेंगे, शून्य इलेक्ट्रोड रखते हैं। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहे हैं यानी ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, क्योंकि ये क्या होगा, अधिकता इलेक्ट्रॉन की है, तो यहाँ पर क्या होगा, एनोड होगा। ये एनोड होगा तो इस पर क्या क्रिया होगी, ये ऑक्सीकरण करेगा, और ऑक्सीकरण कराएगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन विभव होगा वो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होगा। विभव की बात कर लेते हैं, यहाँ पे विभव लिख लेते हैं। चलिए खैर, ये विभव ही है, ये सारा विभव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तो विभव की बात हो रही है। तो ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन विभव कह सकते हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। या विभव मैंने नहीं लिखा है, ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी विभव होगा, विभव। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। और अगर हम बात करें आगे, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसको बता रहे हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको हम किससे लिखते हैं, E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसके लिए शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं, तीन शर्तें आपको याद रख लेनी है कि इसमें अगर किसी वैद्युत अपघट्य का कोई इलेक्ट्रोड विभव है या किसी इलेक्ट्रोड का कोई इलेक्ट्रोड विभव है, तो वो कब होगा, या तो उस जो इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर है, ताप क्या है, टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कह सकते हैं कितना, 233 में ऐड करके आप बता सकते हैं कि 298, 25 93 25 98 हो जाएगा, 98 केल्विन हो जाएगा, या तो ये होगा।
और या फिर और दूसरी कंडीशन, नंबर 1 कंडीशन ये हो जाती है, दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, जो इसका प्रेशर होगा P वो कितना होगा, 1 एटीएम होगा, और जो तीसरी कंडीशन है C, सांद्रता क्या होगी, वो हो जाएगी 1 लीटर प्रति मोल। 1 लीटर प्रति मोल जो वैद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता होनी चाहिए, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोल प्रति लीटर गुला होना चाहिए, और दाब कितना होगा, 1 एटीएम होगा, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रोड विभव इस कंडीशन पर, इन तीनों कंडीशंस पर जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है ना, इन तीनों कंडीशन पर, इन तीनों शर्तों पर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अगर ये इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे, अगर ये पूरी सेल है तो सेल के बारे में भी बात करेंगे, शर्तें यही रहेंगी तीनों। तो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसा, हाँ, तो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होता है। अब ई नॉट की गणना कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा शायद। अगर हम बात करें ई नॉट बराबर क्या होता है, ई नॉट बराबर ई नॉट सेल के लिए निकालते हैं, क्योंकि सेल के बारे में बात होगी यहाँ पर। ये होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये हो जाता है क्या, इससे हम क्या करते हैं, इससे किसी मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर लेते हैं। क्या करेंगे, तो इससे हम किसी भी मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम अगर किसी सेल इलेक्ट्रोड विभव के बारे में अगर हम पूरा टोटल सेल इलेक्ट्रोड निकालना चाहें मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी आप ग्राफ देख लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर हमें किसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव चाहिए, तो हम उसके ऑक्सीकरण और रिडक्शन के लिए कैसे रखते हैं। तो अगर हम रख रहे हैं ई नॉट, किसके लिए रख रहे हैं, मान लिया मैंने ऑक्सीकरण के लिए रखा है, एक पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर m लिखेंगे, और सिंगल लाइन आपको लगाना होता है, ये तो पता ही है, और m क्या करेंगे, n प्लस लगाते हैं। ये क्या कंडीशन होती है, ये ऑक्सीडेशन की होती है, ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन की होती है। और अगर ये बराबर मानते हैं किसके, ई नॉट रिडक्शन के बराबर करते हैं, तो क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया विपरीत है, तो यहाँ पर हम विपरीत सिंबल लगाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, यहाँ पे देखा जाएगा तो कमी होती है, यहाँ पे अधिकता होती है, इसलिए ये सिंबल लगा जाएगा, विपरीत चिन्ह लगा जाएंगे, तो ई नॉट हो जाएगा। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों के कारण, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिकता है एक को पॉजिटिव रखेंगे, और जहाँ पे एक कमी है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रखेंगे, ये ध्यान रखना, विपरीत चिन्ह होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ई नॉट अगर रख रहे हैं तो यहाँ पे एन पॉजिटिव से बदल रहा है, किसमें, एम पर बदल रहा है। अगर ये सेल आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है तो इस तरह से आप ले सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल अगर लिखना चाहें जिंक या कॉपर के लिए, जैसे हम जिंक या कॉपर के लिए अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ले रहे हैं किसके, जिंक और कॉपर के लिए, तो जिंक का ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। ये ऑक्सीकरण अवस्था है, और ये वाली कैसी है, सेल की अपचयन अवस्था है। क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रोड में जो धातु या धातु आयन होते हैं वो दोनों अवस्थाओं में होते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था में भी और अपचयन अवस्था में भी। जैसे हमने कह दिया कि कोई m है और ये बदल रहा है n प्लस में बदल रहा है, तो इसमें से n इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो वहीं पर ये प्रोसेस जो देखी जाती है वो विपरीत भी होती है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये विपरीत भी लागू होती है, क्योंकि अगर इनको इलेक्ट्रॉनों को मिलाएंगे तो हम फिर से धातु प्राप्त कर लेंगे। तो एक ऑक्सीकरण हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है ऊपर, और एक नीचे से रिडक्शन, इधर विपरीत रिडक्शन हो रहा है। तो इनके लिए, दोनों के लिए हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि हम बात करें जिंक के लिए, तो अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव हम ले रहे हैं किसका, मानक इलेक्ट्रोड विभव ले रहे हैं किसका, जिंक का, तो जिंक का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा ऐसे लिखा जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देख लीजिएगा। तो इसके आयन के रूप में रखेंगे, ये ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है, बराबर अगर लगाएंगे तो इसका माइनस सिंबल लगाएंगे, क्योंकि अब हमें अपचयन अवस्था इसकी रखनी है।
ये ऑक्सीकरण अवस्था है किसकी, जिंक इलेक्ट्रोड की। और इसको अगर हम रखेंगे किसके लिए, ई के लिए ही, तो ई नॉट हमारा हो जाएगा क्या, Zn प्लस Mn प्लस ले लेते हैं यहाँ पर 2 प्लस, हाँ ठीक है 2 प्लस है। और यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल लाइन फिर Zn लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्या था, धातु थी, धातु आयन में बदल गई, और यहाँ आयन थे, आयन धातु में बदल गए, ये होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम कॉपर के लिए लेना चाहें तो ई नॉट किसके लिए, कॉपर के लिए लेना चाहें तो Cu, और ये बदल जाएगा किसमें, Cu प्लस प्लस में। अगर इसको हम दूसरे इलेक्ट्रोड पर देखें, यानी इसकी दूसरी क्रिया देखें, तो ये माइनस लगाएंगे, और ई नॉट यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने बता ही रखा है पहले, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपकी ऑक्सीकरण है, याद रखिएगा, और ये रिडक्शन होती है। तो ये इधर क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ पर Cu प्लस प्लस में होगा, और ये किस में बदल जाएगा, Cu में बदल जाएगा। तो ये सेल का एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसी सेल का, जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव होता है, अर्थात जिसका टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसका जो दाब होता है वो 1 एटीएम होता है, और इनके जो वैद्युत की सांद्रता होती है वो 1 मोल प्रति लीटर होती है। और इसके अलावा मैंने बता रखा है आप लोगों को कि जो मानक का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसका मापन कैसे करते हैं। तो इसका मापन मैंने बता रखा है अभी कि इसका मापन ई नॉट बराबर, ई नॉट सेल के लिए होता है कैसे, ई कैथोड, और यहाँ पर भी मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया जाएगा, और माइनस हो जाएगा ई मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका, एनोड का। तो ये आपका सेल मापन इस तरह से किया जाता है, और ये किया जाता है विपरीत धारा में जो होता है उनको मानक इलेक्ट्रोड विभव का प्रवाह देखकर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं। ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन और साथ ही साथ इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वैद्युत रासायनिक सेल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, और साथ ही साथ वैद्युत रासायनिक सेल के अनुप्रयोग और शॉर्ट ट्रिक भी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।